नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। आइए आज बात करते हैं एक 19 साल पुराने राज की, जिसे सुनकर आज भी इंसानियत की रूह कांप जाएगी। एक ऐसा इंसान जिसकी दरिंदगी इस हद तक थी कि वो सिर्फ मासूमों की हत्या ही नहीं करता, बल्कि हत्या के पश्चात उनके साथ यौन शोषण और उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करता और उन्हें खाता और नाले में भी फेंक देता। अब आप समझ गए होंगे कि ये कहानी नोएडा के सेक्टर 31 के एक व्यापारी मोनिंदर सिंह पडेर और उसके नौकर सुरिंदर कोहली के बारे में है। जी हाँ, ये दोनों वही व्यक्ति हैं जिन पर एक फिल्म सेक्टर 36 बनाई गई, जहाँ पर इनके दरिंदगी का सिर्फ नमूना मात्र दिखाया गया है। पर अब इस कहानी में भारत की जनता के न्याय के प्रति विश्वास को झकझोर देने वाला मोड़ आता है, जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस दुर्दांत हत्यारे को निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी कर देती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाया गया एक फैसला आज पूरे देश में चर्चा का विषय है कि क्या सच में भारत में अब न्याय की उम्मीद अंधे के आगे रोने जैसा हो गया है, या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था और मोनिंदर सिंह पडेर वास्तव में निर्दोष था, या ये किसी अन्य विभाग की कमियां हैं जिनकी कार्य प्रणाली में खामियों के कारण मोनिंदर सिंह पडेर अपराध करने के बाद भी बाइज्जत बरी हो गया। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जिससे सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा अपराधी कानून की नजर में अपराधी नहीं बन सका? दरअसल भारत की न्याय व्यवस्था कोर्ट में प्रस्तुत किए गए तथ्यों, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर ही अपने फैसले सुनाती है। निचली अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सभी द्वारा सुनवाई के दौरान माना गया कि जितने भी गवाह और साक्ष्य मौजूद हैं, वो काफी नहीं थे कि जो ये सिद्ध कर सके कि नोएडा के सेक्टर 31 में 19 बच्चों और महिलाओं के लापता होने और हत्या करने में सुरिंदर कोहली और उसके मालिक मोनिंदर सिंह पडेर का हाथ था। तो अब ऐसा क्या हुआ कि जिस सबूत को पूरी दुनिया देख चुकी थी, उसे कोर्ट नहीं देख पा रही थी? आखिर अब सुप्रीम कोर्ट ऐसे कौन से सबूत की तलाश में थी कि जिसके पश्चात वो सुरिंदर कोहली और उसके मालिक मोनिंदर सिंह पडेर को अपराधी मानती? सीबीआई द्वारा कुल 16 मुकदमे इस मामले में दर्ज किए गए थे। सभी मुकदमों में मोनिंदर सिंह पडेर की वकील मनीषा भंडारी थी। इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय से उनके बरी होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जय सिंह ने 2014 में सुरिंदर कोहली की फांसी को रुकवाने के लिए आधी रात को सुनवाई का अनुरोध किया था। इसके साथ ही पायोसी राय और डॉक्टर बलवाड़ा दोनों ने भी कोहली को बचाने के लिए भरसक प्रयास किए। भारत के इन हत्यारों के बरी होने का श्रेय इन वकीलों को भी देना चाहिए। अब बात वहीं की वहीं है कि जब अपराध इन दोनों के द्वारा किया गया था, तो इन दोनों ने कानून की आंखों में ऐसा कौन सा धूल झोंका जिससे निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सभी अंधे हो गए। भारत में ऐसे बहुत से केस हुए हैं जिसमें अपराधी हमेशा कानून को चकमा दे देता है, जैसे कि जेसिका लाल हत्याकांड। 1999 में दिल्ली में एक मॉडल जेसिका लाल की हाई प्रोफाइल पार्टी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दर्जनों गवाहों ने सिद्धार्थ वरिष्ठ को हत्यारे के रूप में पहचाना। हालांकि पहले ट्रायल में सभी आरोपी सबूत के कमी के कारण बरी हो गए, जिससे देश भर में भारी आक्रोश के बाद नए सिरे से सुनवाई हुई और उसके पश्चात मनु शर्मा को अपराधी ठहराया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। इन सब में सबसे अहम रोल पुलिस का ही है, क्योंकि पुलिस ही है जिसका काम गवाह और साक्ष्य इकट्ठा करना, चार्जशीट लगाना और मुलजिम को कोर्ट तक पहुंचाना। इसका मतलब है कि मुकदमे में सबसे पहले इंटरफेयर पुलिस ने ही किया था। पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्य इस सुनवाई में काफी विवादित सिद्ध हुए थे। अदालत ने जांच में कई बड़ी खामियों की ओर इशारा किया, जिनके कारण इन आरोपियों को संदेह का लाभ मिला। जैसे कि पहला, अपराध स्थल को सुरक्षित न करना। पुलिस ने अपराध स्थल D5 की सही से सुरक्षा नहीं की, जिससे महत्वपूर्ण सबूत और गवाह खो गए या गुम कर दिए गए। सबूत इकट्ठा करने में अनियमितता भी बरती गई। मानव अवशेषों, कंकाल, खोपड़ियां की बरामदगी की प्रक्रिया में भारी विसंगतियां थी। विश्वसनीय फोरेंसिक साक्ष्य की भी कमी पाई गई। फोरेंसिक सबूत निर्णायक रूप से यह स्थापित नहीं कर पाए कि बरामद हड्डियां पीड़ितों की थी या उनका संबंध सीधा अभियुक्तों से था। आरोपियों का जबरन इकबालिया बयान कराया गया। सुरिंदर कोहली का कथित इकबालियन बयान यानी कॉन्फेशन लंबी पुलिस हिरासत 60 दिन से अधिक के बाद रिकॉर्ड किया गया था, बिना किसी कानूनी सहायता या मेडिकल जांच के। अदालत ने इसे अविश्वसनीय माना और कहा कि ये यातना या सिखा पढ़ाकर लिया गया हो सकता है। प्रक्रियात्मक चूक भी काफी जिम्मेदार थे। गिरफ्तारी की प्रक्रिया और रिमांड के पेपर में काफी विरोधाभास थे, जिससे स्वयं गिरफ्तारी ही संदेह के घेरे में आ गई। तो ये निष्कर्ष तो निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट, जिसको आज भारत में निराशा भरी नजरों से देखा जा रहा है, वो नजर सुप्रीम कोर्ट से हटाकर पुलिस के ऊपर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि पुलिस के द्वारा जुटाए गए साक्ष्य ही किसी मुकदमे में जान डाल सकती हैं और पुलिस की लापरवाही न्याय मिलने की उम्मीद की हत्या भी कर सकती है, जैसा कि कुछ इस केस में हुआ। निठारी केस में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए मुख्य रूप से जांच के स्तर पर और सबूत इकट्ठा करने के दौरान कई सावधानियां बरते जाने की आवश्यकता थी। अदालतों ने इन्हीं खामियों के कारण इन अपराधियों को बरी किया। यदि ये सावधानियां बरती जाती तो परिणाम भिन्न हो सकते थे। अपराध स्थल को उचित संरक्षण मिलना चाहिए था। तत्काल कार्रवाई पुलिस को 2006 में ही नाले और D5 घर के पिछवाड़े की शिकायत मिलते ही पूरे इलाके को तुरंत सील कर देना चाहिए था। प्रवेश प्रतिबंधित करना यानी आम जनता, मीडिया और अनावश्यक पुलिस कर्मियों को वहां जाने से रोकना चाहिए था, ताकि सबूतों के साथ कोई भी छेड़छाड़ न हो सके।
वैज्ञानिक और फॉरेंसिक जांच को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। फॉरेंसिक विशेषज्ञों, मानव विज्ञानी और डीएनए विशेषज्ञों को शुरुआत से ही जांच में शामिल किया जाना चाहिए था। हड्डियों, कपड़ों और भौतिक साक्ष्यों को इकट्ठा करने में वैज्ञानिक प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए था, जिससे इनकी कानूनी वैधता बनी रहे। बरामद अवशेषों का पीड़ितों के माता पिता के डीएनए से सटीक और निर्णायक मिलान किया जाना चाहिए था, जो जांच में एक कमजोर कड़ी साबित हुई। और सबसे बड़ी बात की निष्पक्ष और गहन जांच सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए था, जो कि इस केस में उत्तर प्रदेश पुलिस ने नहीं किया। और सिर्फ पुलिस ही नहीं, आम आदमी भी इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार है। हम सभी की भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अपने आसपास हो रहे अपराधों का तुरंत विरोध करना चाहिए। ध्यान रहे, विरोध करने का मतलब अपराधियों से भिड़ जाना नहीं होता, बल्कि सही समय पर पुलिस को सूचना देना भी विरोध करना ही कहा जाएगा। क्योंकि अपराध होने के बाद साक्ष्य इकट्ठा करने में जितनी देरी होती जाएगी, साक्ष्य उतने ही नष्ट होते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हिंद सोच को सब्सक्राइब करें।